की वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी और यहाँ हम समर कैंप में पढ़ रहे हैं संधि। तो संधि में हमने प्रीवियस लेक्चर में स्वर संधि के 5 भेद आप पढ़ चुके हैं। तो आप जानते हैं संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी हमने 5 भेद पढ़े हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण और अयादि संधि। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, लेकिन एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। तो आपका पहला है यहाँ पर दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या कहा है, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है, ये आपकी दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि में बेटा आपका क्या क्या हो जाता है, देखिए हम किसकी पहचान कैसे करते हैं, मतानुसार ता, जा, आ, देख रहे हैं, धा, आ। तो सब में आ का स्वर आ रहा है, इसमें आ, ई और ऊ हो जाता है। पहली बार तो ये हो गया। संधि तो हमने बता दिया था, पहचान आप कैसे करोगे। अब देखिए भी, ई, इसमें स्वर आ रहा है ई, ई, यानी इसमें आपका क्या है, दीर्घ स्वर। और जहां दीर्घ स्वर आता है वही दीर्घ संधि होती है। नी। तो देखिए सब में नी आ रहा है, तो इसकी पहचान आप देखकर ही कर सकते हैं। ऊ, आ हो जाता है सबसे पहले, फिर हमने कहा ई हो जाता है और ऊ हो जाता है। तो बीच वाले में देखिए धू, ऊ और ऊ, ठीक है। तो ये है आपका ऊ, ये आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बाद बेटा आपका गुण संधि आता है, जिसमें यदि ओ या आ के बाद ए या ई आए या ओ या ऊ आए अथवा री आ जाए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। दोनों के स्थान पर ए, ओ, अर हो जाता है। अ धन ए, तो यहाँ देख पा रहे हैं अ और आ, ई का मेल ए, ऐसी अ के बाद ई आए तो ए, आ के बाद ई आए तो ए। तो ये आपके नियम हमने आपको लिखाए थे। और देखिए पहचान आप कैसे करोगे, तो देखिए इसमें सबसे पहले ए हो जाता है, तो देखिए ए, ठीक है। इसमें ए और ए, ठीक है, ए हो जाता है। फिर इसके बाद आपका ओ, ठीक है, ओ, ओ, ठीक है। तो ये आपका ओ हो जाता है। और अ के बाद यदि री आए तो अर हो जाता है। अ के बाद यदि री आए तो अर हो जाता है। तो देखिए महर, वर, देवर, अर, महर, हर, यानी अर का स्वर आ रहा है। ब्रह्मर्षि, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका संधि और उसके उदाहरण थे। फिर वृद्धि संधि में क्या कहा था, ओ या आ के बाद यदि ए या आई आए तो दोनों के मेल से ए की जगह पर दोनों के स्थान पर ए आय और ओ और औ के स्थान पर अव हो जाता है। तो इसको भी आप देखिएगा। यण संधि में यदि इ या ई या उ अथवा री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, और उ के स्थान पर व हो जाएगा तथा री के स्थान पर र हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था। और फिर अयादि संधि हम कल की क्लास में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कहा कि यदि पहले शब्द के अंत में ए आई ओ औ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई अन्य स्वर आ जाए तो ए का आई का आय, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। तो चलिए इसे भी लिख लीजिएगा। चलिए, तो आज हम व्यंजन संधि को शुरू करते हैं। तो लिखेंगे व्यंजन संधि। तो अभी तक बेटा हमने स्वर संधि पढ़ी है और स्वर संधि के 5 भेद पढ़े हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं व्यंजन संधि। तो सबसे पहली बात तो देखिए, अभी तक हम 2 स्वरों को जोड़ रहे थे। हमने कहा था कि जब भी हम संधि करते हैं तो 2 वर्ण आपस में जुड़ते हैं, जिसमें पहला वर्ण पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होता है। ये आपस में जुड़ते हैं तो यहाँ पर आपकी संधि
होती है। अब यहाँ हमने कहा व्यंजन संधि, तो अभी तक दो वर्ण जो थे वो स्वर थे, दो स्वर थे। अब यहाँ पर व्यंजन संधि में क्या होंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, किसी व्यंजन का स्वर से, ऐसा नहीं है कि व्यंजन संधि में सिर्फ और सिर्फ व्यंजन होंगे, नहीं, इसमें क्या कहा गया है कि किसी व्यंजन का स्वर से मेल होता है, या स्वर का व्यंजन से, या फिर व्यंजन का व्यंजन से। तीन चीजें यहाँ पर हैं कि स्वर का व्यंजन से, या व्यंजन का स्वर से, या व्यंजन और व्यंजन। तो तीनों ही, यानी कि कम से कम उसमें एक व्यंजन हो तो वो आपका व्यंजन संधि होती है। तो पहले आपका स्वर आ जाए उसके बाद व्यंजन आ जाए तो वो भी आपका व्यंजन संधि में, पहले व्यंजन आ जाए फिर स्वर आ जाए तो भी व्यंजन संधि, और दोनों ही व्यंजन आ जाए तो भी आपका क्या होगा, व्यंजन संधि ही होगा। तो चलिएगा, तो इसके भी यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे जगत धन अम्बा, तो जगत में बेटा यहाँ पर ये आधा तौ है, इसमें तो आप तोड़ नहीं सकते ना इसको, ये तो आपका स्वर रहित तौ है, तो यही तो जुड़ेगा। अब इसके साथ तो कोई जुड़ने को है नहीं, तो इसलिए त और अ को जोड़ना है। तो देखिए, त और अ का मेल हो जाता है दो। अब ये दो कैसे होता है, ये कुछ नियम आएंगे आगे, उनको हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो हमें ये देखना है कि व्यंजन संधि है क्या। तो जहां पर एक स्वर और एक व्यंजन, एक व्यंजन और एक स्वर, या दोनों ही व्यंजन जुड़ जाए तो वहां आपका व्यंजन संधि होगा। तो जगत धन अम्बा में जगत में त और अ जुड़ा है, दोनों का मेल द हुआ, तो जगदम्बा। अनुधन छेद, अनुच्छेद हुआ, सत धन भावना, तो देखिए यहाँ ओ और छ, तो देखिए ये दो, एक तो आपका स्वर हो गया, दूसरा आपका व्यंजन हो गया। फिर देखिए ये व्यंजन है, ये भी आपका व्यंजन है, तो ये आपका स्वर, व्यंजन और स्वर जुड़ा, स्वर और व्यंजन जुड़ा, व्यंजन और व्यंजन जुड़ा, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके व्यंजन संधि हो जाएंगे। चलिएगा, ठीक है। चलिए, अब व्यंजन संधि के प्रकार, तो व्यंजन संधि के तीन प्रकार हैं, व्यंजन और स्वर का मेल, स्वर और व्यंजन का मेल, इसी प्रकार व्यंजन और व्यंजन का मेल। तो चलिए, पहला प्रकार क्या है, लिखेंगे व्यंजन संधि के प्रकार, व्यंजन संधि के प्रकार। चलिए, तो व्यंजन और स्वर का मेल, जैसे यहाँ पर देखिए जगत धन ईश, अब हमने क्या कहा था, पहले शब्द के अंतिम और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण को जोड़ा जाता है। तो देखिए, त स्वर रहित है, तो यहाँ पर कोई स्वर नहीं है, इसलिए हमें तो को ही जोड़ना पड़ेगा, व्यंजन है पहला। और ई यहाँ पर क्या है, स्वर है। एक व्यंजन आया, दूसरा स्वर आया, दोनों दोनों के मेल से दी आया, ये तो हम नियम में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक व्यंजन और एक स्वर का मेल हुआ है। अब ये दी कैसे आया, ये तो आगे नियम पढ़ेंगे हम। इसके बाद वाग धन ईश, तो देखिए आप जानते हैं का आपका स्वर रहित है, यानी इसमें कोई स्वर नहीं है, तो इसको पूरा जोड़ेंगे, और ई यानी कि क आपका व्यंजन हो गया और ये आपका स्वर हो गया। चलिएगा, अब नेक्स्ट आपका स्वर और व्यंजन का मेल, तो आ धन छादन, तो देखिए आ जुड़ेगा और छ जुड़ेगा, तो आ धन छादन, आ इस आधा च और छ हुआ, तो एक स्वर है दूसरा व्यंजन है। स्व धन छंद, स्वच्छंद, तो अ और छ ये आपका स्वर है, ये व्यंजन है, तो स्वर और व्यंजन जुड़ा है, तो इसको भी आपने लिख लिया होगा। और तीसरा यहाँ पर है व्यंजन और व्यंजन का मेल, दो व्यंजन जब आपस में जुड़ते हैं तो भी वहां पर भी व्यंजन संधि होती है। चलिए, अब जैसे यहाँ पर देखिए समधनगत, समधनगत, अब आप देखिए सम में आपका आधा मोह यानी कि स्वर रहित मोह है और गौ है, तो दोनों को जोड़ने से आपका आधा मोह और गौ, ये नियम में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर व्यंजन और व्यंजन का मेल हो रहा है। सत धन जन, सज्जन, तो त और ज, आधा ज और ज, तो सत त और ज दोनों के मेल से आपका क्या बना, आपका आधा ज और ज बना, ये तो नियम पढ़ेंगे। अब व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, इनको हमें पढ़ना है। तो व्यंजन बेसिकली तीन तरह के होते हैं व्यंजन संधि, जिसमें पहला स्वर और व्यंजन का मेल होगा, दूसरा व्यंजन और स्वर का मेल होगा, और व्यंजन और व्यंजन का मेल होगा। ठीक है, तो ये तीन तरह के आपके व्यंजन संधि हैं। अब नियम हम पढ़ेंगे, तो चलिएगा पहले इतना लिख लें और इसके बाद हम व्यंजन संधि के नियम पढ़ते हैं। चलिए,
चलिए अब व्यंजन संधि के नियम हम पढ़ेंगे। तो आइए पहला नियम यहाँ पर करते हैं। तो लिखेंगे व्यंजन संधि के नियम। तो देखिए वर्ग के पहले वर्ण का, वर्ग जानते हैं आप, हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग और त वर्ग। तो 5 वर्ग हैं और पांचों ही वर्गों में 5-5 आपके क्या हैं, क्या है, 5 ही इसमें वर्ण हैं। ठीक है, चलिए तो हिंदी पहला वर्ण है, पहला जो नियम है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब हिंदी वर्णमाला में 5 तो वर्ग हैं, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। इन वर्ग के आधार पर ही हम नियम पढ़ेंगे। क्या कहा कि यदि वर्ग के पहले वर्ण, अब ये सभी आपके स्वर रहित व्यंजन हैं, तो यदि पहले वर्ण क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का सॉरी तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई व्यंजन अथवा कोई स्वर आ जाए, तो पहला वर्ण जो है अपने वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। अब क वर्ग का तीसरा क्या होगा, क, ख, ग। हिंदी वर्णमाला के पहले वर्ग, पहले जो वर्ग है उसके पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, जिसमें ग, घ, ज, झ, ग, ड, ढ ये सभी आ जाते हैं, अथवा य, र, ल इनमें से कोई भी आ जाए, तो जो आपका अथवा कोई स्वर आ जाए, तो पहला वर्ण बेटा अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। कहने का अर्थ ये है कि क जो है ग में बदल जाएगा, च ज में बदल जाएगा, ट जो है ड में बदल जाएगा, त आपका द में बदल जाएगा और प आपका ब में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला नियम है। पहले तो आप इसे लिख लें और थोड़ा सा इसमें हम विचार करेंगे। क्या कहा गया है कि अगर हिंदी वर्णमाला का जो 5 वर्ग हैं, उन 5 वर्णों के जो 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों के पहले वर्ण आ जाएं और पहले वर्ण के बाद किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का तीसरा अथवा चौथा वर्ण आ जाए। अब मैं इसे नोट में बताऊं तो कुछ इस तरह से बताऊंगी कि आपको पता है कि आपके पास क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 आपके वर्ग हैं। ठीक है, क, ख, ग, घ, और अंगा, च, छ, ज, झ और यो। चलिए इसमें हम थोड़ा सा इसको बेटा अलग इस तरह से करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो क्या कहा कि यदि क, च, ट, त, प वर्ग आए और इसके अलावा किसी भी वर्ग का, किसी भी वर्ग का क्या, दूसरा और किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा, तीसरा यानी कि ये और चौथा वर्ण आ जाए, इनमें से आ जाए, या य, र, ल, क्या कहा, या फिर इसके अलावा य, र, ल, व, ह, अगर ये आ जाते हैं, आना कौन है इनको, ये, इसके बाद समझ रहे हैं,
इन पहले वर्ण के बाद यदि तीसरा और चौथा वर्ण कोई भी वर्ग के कोई भी वर्ण आ जाए या फिर य र ल व ह ये आ जाए तो ये जो पहला वर्ण है ना बेटा, ये जो पहला वर्ण है ये किस में बदल जाएगा? ये पहला वर्ण किस में बदल जाएगा? वो आपका तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो अगर इसके बाद ये आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा? ग ही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर ये आ जाए, ये आए या फिर कोई और स्वर आ जाए, कोई भी स्वर, तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा? ये गौ में बदल जाएगा। कहने का अर्थ ये है क के बाद ग आ जाए या घ आ जाए तो फिर हमेशा उसका ग ही हो जाएगा, या कोई स्वर आ जाए या फिर ये आ जाए तो वो ग ही हो जाएगा। अब इसी में आपका उदाहरण है, जैसे देखिए इसमें नियम भी लिखे हैं कि क का ग कैसे हो जाता है, च का ज कैसे हो जाता है, ये सभी स्वर रहित हैं। ट का ड कैसे हो जाता है, त का द कैसे, जैसे दिक धन विजय। अब देखो पहले क्या आया है? क आया है और उसके बाद क्या आया है? व आया है। क के बाद व, क के बाद व। अब देखिए व कहाँ है? ये इसको आप तोड़ेंगे ना तो ये व हो जाएगा। ये क के बाद क्या आया है? व आया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो क है ना बेटा वो किस में बदल जाएगा? गौ में। और गौ भी यहाँ स्वर रहित है, इसमें कोई स्वर नहीं है इस गौ में। तो जो क है वो किस में बदल जाएगा? गौ में। तो देखो इस गौ को आप ऐसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा दिक विजय, दिक विजय, दिक विजय, दिक विजय। आई बात समझ में? दिक धन विजय। तो अब आइए इसको मैं यहाँ पर भी करा देती हूँ, दिक धन विजय। ठीक है, अब इसने क्या कहा? ये तो स्वर रहित का था, इसके बाद बेटा आपका भी आया है, लेकिन अब इस डी में वो आया है ना, पहले वो आया है तो क के बाद चाहे वो आए तो ये हो जाएगा क, तो आपका आधा ग हो जाएगा बेटा इस तरह। बस इसी में परिवर्तन करना है। अब देखो इसको आप जब इसके साथ जोड़ोगे तो ये अंदर जुड़ जाएगा क्योंकि आधा ग है ना, इस तरह से लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या? दिक विजय। ठीक है ना, तो ये इस तरह से दिक विजय। अच धन अंता, तो क्या कहा था? यदि पहले वर्ण के बाद स्वर भी आए तब भी वो क्या हो जाएगा? तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो चौ की जगह पर बेटा आपको क्या करना है? आपको ज लिखना है, लेकिन जब इसको इसके साथ जोड़ोगे तो पूरा ज हो जाएगा, ये तो आधा ज है ना। अच धन अंता, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? अच धन, अच हो गया ये तो, देखिए अच, ये तो हलंत है, धन अंता। अब चौ के बाद अ आया है तो इस चौ का तो ज हो जाएगा। तो देखो ये तो आपका ज हो गया, लेकिन आधा है ना ये, बाद में इस अ के साथ जुड़ करके ये पूरा ज हो जाएगा। ठीक है ना, तो तब हो जाएगा अजंता। ठीक है, इतना तो आप समझ गए। सट धन आनंद, सट धन आनंद, ट के बाद स्वर आया है अ, तो ट का सीधे ड हो जाएगा, तो सडानन, सट धन आनंद, सडानन। ठीक है, इसी प्रकार से तत् धन भव, तो के बाद भव आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो का द हो जाएगा, बाकी तो मैं ऐसे लिखना है, तो का द हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तद्भव, तद्भव। प का ब हो जाएगा, अप धन ज, अब्ज, अब्ज, अब्ज सॉरी, अब्ज। तो प का बेटा ब हो जाएगा और ये ब आधा है और इसके साथ कोई अ नहीं है जुड़ने के लिए, कोई स्वर नहीं है, तो ये आधा ही रहेगा, अब्ज। इसी प्रकार से देखिए वाक धन ईस, क के बाद कोई स्वर आए तो क का ग हो जाएगा, है ना। और इसमें जो है ई है, ई की मात्रा भी जुड़ेगी तो ये हो जाएगा वागीस। अच धन आदि, अच चौ आपका क्या है? चौ का तीसरा वर्ण आपका क्या हो जाएगा? ज, और ज में बेटा आ जुड़ेगा स्वर। जब भी कोई स्वर आप व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो स्वर की मात्रा जुड़ती है,
तो यहाँ क्योंकि जौ था तो ये हो जाएगा, जौ में आ की मात्रा लगेगी तो ये हो जाएगा आजादी। सठ धन दर्शन, तो देखिए ट के बाद तो ड हो जाता है और फिर द आया है, तो सठ दर्शन ये आधा ही है, इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा है, ये आधा ही रहेगा। ऐसे ही सत धन धर्म, त के बाद ध आया है तो त का तो बेटा द हो जाएगा, और लेकिन वो आधा रहेगा, कोई और स्वर है नहीं तो आधा ही रहेगा, यानी हलंत के साथ, तो ये सद्धर्म। कप धन अंध, तो देखिए प का क्या हो जाएगा, अपस्वर आया है, प का ब हो जाएगा, लेकिन आधा है, लेकिन आधे के बाद फिर अ भी है तो पूरा हो जाएगा। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसे आप नोट करेंगे। और यहाँ हमने आज की क्लास में व्यंजन संधि शुरू की है और पहला नियम हमने पढ़ा है, जिसमें आप इसको लिख चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।